हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज सैयद आसिफ बशीर चौधरी के अपना प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में हम 3 इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे और आपको नई मालूमात भी देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की तरफ से मखसूस नशिस्तों के बारे में। सुप्रीम कोर्ट का मच अवेटेड, काफ़ी देर से इंतज़ार था इस फैसले का, वो आ गया है। इस फैसले के चीदा चीदा निकात क्या हैं इसके ऊपर आपको आगाह करेंगे और इसकी अहमियत भी के ऊपर बात होगी। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे नए आईएसआई चीफ तैनात हो गए हैं। हमने इसके बारे में पहले आपको इशारा दे दिया था कि नए आईएसआई चीफ तैनात हो रहे हैं। आपको पता होगा कमोबेश एक हफ़्ता पहले हमने टॉक शॉक में बताया था कि एक अहम तब्दीली आ रही है। इसके बारे में आज फैसला हो गया है। नए आईएसआई चीफ कौन हैं, यानी कि जनरल आसिम मलिक, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक कौन हैं, हम आपको नई मालूमात इसके बारे में देंगे। तीसरे नंबर पर एक और अहम मामला है और वो मामला है इस्लामाबाद से चोरी हुए हैं कीमती नवादरात, पेंटिंग्स कीमती कमोबेश 1 अरब रुपए की मालियत की पेंटिंग्स हैं, वो चोरी हुई हैं। उसके ऊपर इस्लामाबाद की एक खातून ने मुकदमा दर्ज करवाया है। ये बड़ी एक अफसोसनाक और दिलचस्प कहानी भी है। ये क्या कहानी है इसके ऊपर बात होगी और एक छोटी सी डिस्कशन और भी करेंगे कि इस्लामाबाद में आज एक एहतजाज हुआ है जो कोई किसी भी टीवी चैनल की शासरुखी नहीं है। एहतजाज हुआ है यूनान एम्बेसी के सामने। एहतजाज क्यों हुआ है उसके ऊपर थोड़ी सी आपको फुटेज भी दिखाएंगे और कोई थोड़ी सी बात भी करेंगे। तो आइए आसिफ बशीर चौधरी से बातचीत का आगाज़ करते हैं। आसिफ, आप खैरियत से? शुक्र है अल्लाह का। एजाज आसिफ जी, आज आप थके थके लग रहे हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है मैं तो फ्रेश हूँ। अच्छा, आप फ्रेश हैं। सॉरी, फिर मैं गलत समझ रहा हूँ। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आज वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया ना, तो मैंने कहा हो सकता है उसको रिपोर्ट करते हुए पढ़ते हुए आपको नहीं, आज मैंने उसको काफ़ी चीज़ें उसमें देखी हैं और आज मैं आपको, अगर आप अलाउ करें तो मैं बताऊं। प्लीज़ प्लीज़। देखें, फ़ैसला तो वही है जो पहले दे चुके थे ना। एक रीजनिंग का इंतज़ार था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फ़ैसले की क्या रीजनिंग देती, क्योंकि इस फैसले के ऊपर एतराज़ ये था कि ये रिलीफ जो है उस पार्टी को दे दिया गया जो तो फ्री की नहीं थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। फिर उन्होंने ये भी कहा जाता था कि जी एक तो उस पार्टी को रिलीफ दे दिया गया कि जो फ्रीक नहीं थी, फिर वो रिलीफ दे दिया गया जो मांगा नहीं गया था। ठीक है जी। और जो है हुकूमत की अददी अक्सरियत जो थी 2/3 की, उसको ख़त्म कर दिया गया। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 70 सफ़े का जो एक तफसीली फ़ैसला जारी किया है, उसकी मैं अपने नाज़रीन के लिए 3-4 बुनियादी बातें बताऊंगा। मेरा ख्याल है सबको क्लियर हो जाएगा कि उन्होंने जो डिसीजन दिया था उसकी लॉजिक की बुनियादी नुकात उनके क्या हैं। देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ 70 सफ़े का ये फ़ैसला जो है ना, ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा। और मेरी तो क्योंकि उनके बारे में एक यही राय है कि वो एक प्रोफेसर टाइप आदमी है और एक रिफॉर्मिस्ट हैं, और मैंने उन्हें पेंडेंसी के अलावा कभी बात करते नहीं सुना, और आपने भी कभी उनके रिमार्क्स की कोई सुर्खी नहीं पड़ी होगी। ठीक बात। वो हमेशा उनके फ़ैसलों के ऊपर डिस्कशन हुई होगी, उनके फ़ैसलों की कोई सुर्खी बनी होगी, लेकिन उन्होंने कोर्ट के अंदर कोई छलांगे नहीं मारी होंगी वो जो कि यूं कर दूंगा तो वो कर दूंगा और यूं वो इस तरह का जज नहीं है। आसिफ, वो कहते हैं ना कि जज नहीं बोलते, जजों जज के के फैसले फैसले बोलते हैं जी। तो मंसूर अली शाह जो है उसकी रिफ्लेक्शन है कि एक्चुअली वो फैसला करते तो हैं। आज जो उन्होंने फैसले की रीजनिंग दी है ना, बड़ी दिलचस्प है, 70 सफ़े की, और वो एक प्रोफेसर टाइप आदमी की ही रीजनिंग है। अगेन लोग इसके ऊपर भी एतराज़ भी करेंगे, इससे सहमत भी होंगे, लेकिन उन्होंने जो बातें लिखी हैं मोटी वो मैं आपको बताता हूँ, बड़ी दिलचस्प है। एक तो उन्होंने ये कहा जी कि इलेक्शन में सबसे बड़े जो स्टेक होल्डर होते हैं ना, वो अवाम होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है वो दिया है अपने सबसे बड़े स्टेक होल्डर को जेन में रखते हुए। वो कौन है? पीपल ऑफ पाकिस्तान है। जैसे एजाज़, हमने पिछले दिनों देखा कि इंडिया के जब इलेक्शन थे तो जो अरुण केजरीवाल, आम आदमी पार्टी वाले, अरविंद केजरीवाल साहब की बेल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस ग्राउंड पे लेता है कि क्योंकि इलेक्शन का वक्त है और सियासी लीडर्स को अवाम के दरमियान होना चाहिए, लिहाजा हम इनको ग्रांट करते हैं बेल। ठीक है। और इसके अलावा कोई कानूनी ग्राउंड नहीं थी। ठीक। पाकिस्तान में भी एजाज़ आपको पता है कि हम अपने सारे तनाज़ात, सियासी तनाज़ात का टोकरा गन का जाके सुप्रीम कोर्ट के सर पे रख देते हैं कि जी
आप इसको डिसाइड करें। और वो जब भी डिसाइड होता है आधे लोग गालियाँ देते हैं क्योंकि सियासी मैटर्स होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि सारी लोग ही उसकी तौसीफ़ करें। ये फैसला इस हवाले से जो था, इसके ऊपर बड़ी ह्यू एंड क्राई हुई, अंदर पार्लिमान के 2/3 अक्सरियत क्योंकि ख़त्म हो गई हुक्मरान इत्तेहाद की, उसके ऊपर बड़ा शोर शराबा भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहते हैं जी कि क्योंकि आइन के आर्टिकल 157 के तहत इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए अदालत तकनीकी मामलात की पाबंद नहीं होती। और जो ये कहा जाता है कि पीटीआई फरीक नहीं थी, तो पीटीआई के फरीक बनने की दरख्वास्त अदालत के सामने मौजूद थी। गो के उन्होंने कहा कि बाज़ औक़ात पहले फ़ैसला कर दिया जाता है, बाज़ औक़ात लेट किया जाता है या नहीं किया जाता, लेकिन पीटीआई फरीक बनने की उसकी दरख्वास्त भी हमारे सामने मौजूद थी। और फिर आज़ाद अरकान जो थे वो भी पीटीआई के ही उम्मीदवार थे जो फरीक थे। तो उन्होंने ये वजाहत दी है कि ऐसा नहीं है कि जो रिलीफ उसको दे दिया गया जो फरीक ही नहीं था, या वो अपनी तरफ से वो ये बता रही है अदालत। ठीक है, अगेन इसमें लोग एग्री भी करेंगे और डिसएग्री भी करेंगे। उन्होंने कहा जी कि हमने बहुत कोशिश की कि ये समझा जाए कि एक पार्लिमानी निज़ाम में, जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम जिसमें सियासी जमातें डोमिनेट करती हैं, उस पार्लिमानी निज़ाम में इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार बड़े बड़े लोगों को हरा के कैसे जीत। हमने ये, अदालत लिखती है कि हमने ये बात समझने की कोशिश की कि एक जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम जिसमें बड़ी सियासी जमातों पर मुश्तमिल है, जो उसमें आज़ाद उम्मीदवार बड़ी बड़ी सियासी जमातों के लोगों को हरा कर कैसे जीत गए। तो इसमें हमें ये पता चला कि ये लोग पीटीआई के हमायत याफ्ता थे, और क्योंकि फ़ैसला रात 11 बजे के बाद आया था और लोगों के पास वक्त भी नहीं था, तो वो सारी उन्होंने फिर रीज़निंग दी। तो उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पर अदालत को ये मालूम चला कि ये आज़ाद लोग वही थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता थे। उसके बाद ये तो उनके फ़ैसले की रीज़निंग थी, लेकिन जो कुछ उन्होंने एजाज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से लिख दिया है, वो मेरा ख्याल है कि वो अब जो मिड टर्म इलेक्शन की और ये जो बातें होती हैं उसको बहुत तक़वियत देने वाली, और एक बहुत बड़ी बात उन्होंने अपने फ़ैसले में लिख दी है। वो ये लिखते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो कि एक तरह से चौथा सतून होता है मुल्क का, और जो कि मुल्क में जिसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी एक फेयर इलेक्शन कराना होता है। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी क्या है? शफाफ इंतखाबात उसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी होती है, और ये मुल्क में जमहूरी अमल का ज़ामन होता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि 2024 के इंतखाबात कराने में मुल्क का ये चौथा सतून नाकाम रहा है। ये बात जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने एक फ़ैसले में लिखती है, तो एजाज़ इसका कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। इसकी बुनियाद पे पटिशन डाली जा सकती है कि अगर इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहा है तो क्या दोबारा मुल्क में इलेक्शन नहीं होना चाहिए। ये तो आने वाले वक्तों में पता चलेगा इस पर पटिशन्स आती हैं या नहीं आती हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि मुल्क की सुप्रीम कोर्ट के 8 जज जो हैं अक्सरियती फ़ैसला देते हुए ये बात लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो 2024 फरवरी का इलेक्शन कराया है वो शफाफ नहीं था, वो मुतनाज़ा था, और वो अपनी बुनियादी ज़िम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे हैं। इसका एक मतलब और भी एजाज़, जो एक बात चल रही थी कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं इनको एक्सटेंशन दी जाए क्योंकि उनके ओहदे की 5 साल की जो मुद्दत है वो भी पूरी होने जा रही थी। तो मेरा ये ख्याल है कि अब ये बात भी शायद इस फैसले के बाद बड़ा मुश्किल होगा उनको एक्सटेंशन देना, कि अगर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ये लिख रही हो कि हमारा जो एक बहुत बड़ा आइनी इदारा है वो अपना बुनियादी किरदार अदा करने में नाकाम रहा है। तो ये खैर 70 सफ़ात का फ़ैसला है एजाज़, और इसमें उन्होंने बुनियाद यही बताई है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग है अगर पूरा इंसाफ किया जाए तो वो ये है कि ये आज़ाद अरकान जो इतनी बड़ी तादाद में जीते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों को शिकस्त दे के, ये पीटीआई के थे, और जो मखसूस नशिस्तें थीं वो पीटीआई का हिस्सा बनती थीं, और फरीक बनने की हद तक वो कहते हैं कि पीटीआई की अपनी दरख्वास्त भी मौजूद थी हमारे सामने, और आज़ाद अरकान जो जिन्होंने चैलेंज किया था वो भी पीटीआई के ही लोग थे। तो ये इसके बुनियादी नुकात हैं। अच्छा आसिफ, मैं इस पर 2 लाइनें बोल दूँ? ज़रूर। आसिफ, फ़ैसला तो ज़रा पढ़ लिया, और उसके ऊपर जो साहिब राय है वो कानूनी माहिरीन ही देंगे। ज़ाहिर मैं कोई राय देता हूँ या आप कोई राय देते हैं तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा है कि अगर आप अदलिया के फ़ैसले के ऊपर सवाल उठाते हैं तो आपको कह दिया जाता है कि ये तो हुकूमत की हिमायत कर रहे हैं, और अगर आप अदलिया के फ़ैसले की तहसीन करते हैं तो फिर कह दिया जाता है कि ये तो पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर गए हैं। हालांकि मेरे ख्याल में ये बात दुरुस्त नहीं है।
जजेस ने जो फैसला दिया, मैं समझता हूँ कि अगर वाइडर पिक्चर को देखा जाए तो मुनासिब फ़ैसला है। लेकिन कुछ बुनियादी सवाल भी हैं मेरा बुनियादी सवाल ये है कि ये अदलिया ने ये फ़ैसला लिखते हुए इतनी ताख़ीर क्यों की, और हुकूमत को इस पर कानून साजी करनी चाहिए पार्लियामेंट को, कि ये मजाक नहीं है कि आप एक फ़ैसला शॉर्ट ऑर्डर दे देते हैं और 4-4, 6-6 महीने आप तहरीरी ऑर्डर ही जारी नहीं करते। नंबर 1, इस पे कानून साजी होनी चाहिए। नंबर 2, मेरे ख्याल में जब पार्लियामेंट ने एक कानून बना दिया, पार्लियामेंट ने भी आपको पता है ये एक कानून साजी की है मखसूस नशस्तों के वाले से। अब पार्लियामेंट की कानून साजी के बाद इस फैसले पर अमल दरामद की तो मुझे नज़र नहीं आती कि इस पर कोई अमल दरामद होगा। जो बात आपने कही वो बड़ी दुरुस्त है कि वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में जो बात कही, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको किसी भी लेवल पे उनकी एक्सटेंशन नहीं हो रही थी। लेकिन मैं अब आपको खबर देता हूँ, मेरी इतलात ये है कि हो सकता है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो है सिकंदर सुल्तान राजा, ये मेरे ख्याल में अक्टूबर में इनकी रिटायरमेंट है, अक्टूबर के बाद हो सकता है आप सुने कि इन्हें किसी जगह सफ़ीर तैनात कर दिया गया है या इन्हें कोई और ओहदा दे दिया गया है। मोस्ट लाइकली ये है कि ये सफ़ीर तैनात होंगे किसी दूसरे मुल्क में। तो मेरे पास तो मेरे ख्याल में आई हैव 2 सेंट्स, ज़्यादा मैं इसके ऊपर बात नहीं करूँगा, क्योंकि अगेन वही बात है कि आप जितनी भी बात करें, इधर की बात करें तो आपको एक पार्टी कंट्रोवर्शियल करती है, दूसरी तरफ की बात करें तो आपको दूसरी पार्टी। लेकिन मेरी ऑनेस्ट राय ये है कि फ़ैसले की जो थीम है मैं उस पर एतराज़ नहीं करता हूँ, और मैं मानता हूँ कि फ़ैसला काफ़ी हद तक बेहतर ही होगा, लेकिन इस फैसले की ज़रूरत ही नहीं रही थी। कानून साजी जो हो गई इस एजाज़ देखें, इसमें 2 चीज़ें हैं ना। बतौर जर्नलिस्ट अगर एक फरीक हमें कहता है कि बाहर बारिश हो रही है और दूसरा कह रहा है कि बाहर बिल्कुल मतला साफ़ है, तो हमने उन दोनों को कोट नहीं करना। हमारा काम है कि खिड़की से झांक के बाहर अपनी राय देखें दें और बताएं कि जी इन दोनों का ये मौक़िफ़ है, लेकिन इस वक्त हमने खिड़की से बाहर देखा है तो हमें बारिश नज़र आ रही थी या नहीं आ रही थी, हमें अपनी राय भी देनी चाहिए। मेरा काम ये बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी को सही या गलत कहूँ। मेरा काम है कि मैंने जो रीजनिंग दी है कोर्ट ने वो उसके बारे में बताया है कि ये लॉजिकल लगती है। बाकी ये तारीख और वक्त और पीपल ये खुद डिसाइड करेंगे कि क्या चीज़ें गलत थी और क्या सही थी। रीजनिंग लॉजिकल है, ये बात। दूसरी जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, सिकंदर सुल्तान राजा साहब की ये और इनकी 25 तारीख है ना, इनकी भी काजी फाजी साहब के साथ ही है इनकी भी रिटायरमेंट। तो इनके बारे में सुनी था कि शायद इनको फिलहाल यहाँ पे ही एक्सटेंशन दी जाए। हाँ जी, ये तो दुरुस्त अगर इस तरह की बातें खबर भी नहीं आई थी, ये इस तरह की बातें अब मेरा ख्याल है इसके बाद मुश्किल हो जाएगा करना। और क्योंकि आपको पता है ना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती भी अपोजिशन के उसके साथ मशरूत है, तो ये फिर एक बहस जनरेट होगी कि किस नाम पे इत्तेफाक होता है अगले। तो एजाज ये तो चलें, लेकिन एक और बात भी है कि जब तक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इत्तेफाक नहीं होता ये कंटिन्यू करेंगे। जी ऐसा ही है, ये नहीं होता, खाली नहीं रखा जा सकता। अच्छा एजाज, इस सारे अमल के दौरान एक बड़ी डेवलपमेंट, आपके नए दोस्त DGI आसिम मलिक साहब। आपने नए दोस्त इस तरह कह दिए जिस तरह मटर नहीं, आप क्योंकि पहले जिक्र कर चुके थे मेरे से। ये मलिक साहब कैसे आदमी है? हमने पहले बात कर दी थी कि एक अहम शख्सियत को तब्दील किया जा रहा है। अच्छा, और मैं आसिफ इससे पहले कि आप कमेंट करें एजाज, मुझे ये बताएं, देखें अभी जो अब जो ये 30 को चार्ज लेंगे और 30 को नदीम अंजुम चले जाएंगे, अब तो ये ऑफिशियली हो गया। तो ये DGI जो अभी जा रहे हैं ये तो इमरान खान साहब के लगाए हुए DG थे ना, नदीम अंजुम साहब। आपको याद होगा 6 अक्टूबर वाली कंट्रोवर्सी जब हुई, सारा एक करेक्ट कर दूं, जी ये एक्चुअली फौज के लगाए हुए DGI थे। देखें अप्रूवल वज़ीर आज़म ने दी थी, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आपको पता है इन्हीं की नदीम अंजुम की तैनाती पर झगड़ा हुआ था, और मैं ये समझता हूँ वो 6 अक्टूबर 2021 है, मुझे वो दिन भूलता नहीं है। 6 अक्टूबर 2021 और 6 अक्टूबर 2021 का जो दिन है, मैं ये समझता हूँ ये इमरान हुकूमत के 9/11 है। जो इमरान खान हुकूमत जो गई ना, जो फ़ौज के साथ लड़ाई जो बाकायदा शुरू हुई, वो दैट वाज द डे। ये जो नदीम अंजुम साहब की तैनाती की भी बैकग्राउंड अभी चूँकि बात हो गई है तो मैं बता दूँ कि माजी में तकरीबन 3 से 4 दफ़ा जनरल बाजवा इमरान खान साहब को कह चुके थे कि इनका टाइम पूरा हो गया है, फैज़ हमीद का अब हमने जाने देना है। तो ये इस मौके पे भी उन्होंने बताया, और सुबह 10-11 बजे इनकी मीटिंग थी वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ, और उस मीटिंग के बाद आपको पता है कि
टिकर्स भी टीवी चैनल्स के ऊपर चल गए थे कि ये नदीम अंजुम जो है ये DGI हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने ऐसा नहीं किया। और फिर आपको एक बात सुन के हैरानगी होगी कि जनरल बाजवा जो है वो घर चले गए थे और जनरल बाजवा ने फ़ोन किया था जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर हैं आज़म खान जो हैं, उनको फ़ोन करके कहा था कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन किया था, प्राइम मिनिस्टर का नंबर नहीं मिला, तो इन्होंने फिर आज़म मलिक साहब को फ़ोन किया था, आज़म खान को, और इन्होंने कहा था कि थैंक यू वेरी मच, मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। किसने? आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने। और जब इन्होंने ये बात की और ये अपने घर में चले गए तो इनके घर पे जितने भी सीनियर कोर कमांडर थे ना, इनकी तो डेट ऑफ रिटायरमेंट जनरल बाजवा की जो आखिरी दिन बनता था वो तो नवंबर बनता था, ऐसे ही है। उस वक्त नवंबर के हिसाब से जितने भी सीनियर लोग थे, यानी कि जनरल आमिर और कोर के जितने भी सीनियर, वो सारे इनके घर पे आ गए और इधर से इमरान खान साहब के लोग भी घर पे आ गए और वो कहे इनको कि आपने रिज़ाइन नहीं करना। सर आप नहीं रिज़ाइन करेगा, आपके बगैर चलेगा कैसे? ये नवंबर 2022 इनका ड्यू टू रिटायर था। जी, ये जी। बात एक साल पहले ये जा रहे थे। ये एक साल पहले जा, अच्छा अब एक साल पहले जा, यानी ये एक्सटेंशन थी ना, प्रैक्टिकली तो ये 3 साल गुजार के एक्सटेंशन पे थे। नहीं तो ये जा रहे थे एक साल पहले जा रहे थे, ठीक है, एक्सटेंशन के साल में से एक कम कर रहे थे। अच्छा अब ये इमरान खान साहब के बहुत सारे साथी इनके घर पे आ गए। ये इसमें शाह महमूद कुरैशी भी थे, परवेज़ खटक भी थे, फवाद चौधरी भी थे और कोर कमांडर्स भी थे। अब कोर कमांडर्स क्यों कह रहे थे जनरल बाजवा को कि आप रिज़ाइन ना करें? वो इसलिए कह रहे थे कि जनरल बाजवा अगर एक साल पहले रिज़ाइन कर देते हैं तो प्राइम मिनिस्टर उस वक्त की सीनियरिटी के हिसाब से नया आर्मी चीफ लगाएगा ना, तो वो जो अगले नवंबर में उम्मीद लगाए बैठे थे, ये नहीं कि जो उस वक्त सीनियर होने थे अगले साल, जनरल साहिर शमशाद ये भी थे जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ, जनरल आसिम भी थे, ये सारे उस वक्त जूनियर थे ना, क्योंकि इनसे सीनियर जर्नल मौजूद थे। एग्जैक्टली। तो जितने भी कोर कमांडर्स थे, अच्छा, और जो उस वक्त सीनियर थे, यानी कि जिस डेट जब ये कह रहे थे कि मैं रिज़ाइन कर दूं, तो दिल में वो शायद खुशी होंगे कि चले यार हो सकता है हम में से कोई लग जाए, ठीक है, लेकिन वो भी कह यही रहे थे कि सर आप रिज़ाइन ना करें। खैर वो लंबी कहानी है कि इमरान खान साहब से फिर इनकी मुलाकात हुई। आपको पता है जनरल बाजवा गए थे बनी गाला में, इमरान खान के घर गए थे, वो सुलह सफाई होगी, लेकिन तय यही हुआ कि DGI वही लगेगा और फैज़ मीर साहब को जाना पड़ेगा, क्योंकि ये इमरान खान को कह दिया था इन्होंने कि अगर ये 27 सितंबर तक सितंबर के महीने तक ये जाके अपनी कोर्स नहीं संभालते तो आर्मी चीफ बनने के लिए मैं फैज़ मीर का नाम नहीं दूंगा। ये जनरल बाजवा ने इनको क्लियर कर दिया। एक ट्रेडिशन है कि कोर जो है वो हेड की होनी अच्छा, चाहिए। कोर हेड होनी चाहिए आर्मी चीफ के लिए। अच्छा, ये उन्हें फिर माननी पड़ी ये बात। और फिर जनरल बाजवा ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये भी कहा था कि देखिए ये आप ठीक है प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन मैं फ़ौज को पंजाब पुलिस नहीं बनने दूंगा। ये मैं कोट एंड कोट बता रहा हूँ, फ़ौज को मैं पंजाब पुलिस नहीं बनने दूंगा। तो ज़ाहिर इसी पे तलखी हुई और फिर नदीम अंजम आए, और नदीम अंजम साहब जब आए ना तो पहली दफ़ा इनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। तो इमरान खान साहब ने उनसे सवाल पूछा कि नदीम, उनका स्टाइल था ना, नदीम तुम्हारे ख्याल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? तो जनरल नदीम जो अंजम है, ये जो अभी रिटायर हुए हैं, यानी कि अनाउंसमेंट हुई है सबूदोशी की, इन्होंने कहा जी मेरे ख्याल में इकॉनमी सबसे बड़ा चैलेंज है। उन्होंने कहा नहीं, अपोजिशन सबसे बड़ा चैलेंज है। ये इमरान खान साहब की शुरू की डिस्कशन है। तो नदीम अंजम साहब खैर चले गए। जनरल नदीम अंजम का जो दौर है ओवरऑल आप देखें तो इसमें बड़ी कंट्रोवर्सीज़ हुई हैं। जनरल नदीम अंजम का नाम खुद इमरान खान लेते रहे। वज़ीराबाद में इमरान खान पे जब हमला हुआ तो उस दिन की भी जो तकारीर हैं, उससे पहले की भी, वो इनका नाम लेके तनकीद करते थे। और जनरल नदीम अंजम के दौर में आपको पता है बड़ा वाक़या क्या है, 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात, ये बहुत बड़ा वाक़या है। फिर जनरल नदीम अंजम के दौर में अगर आप देखें अप्रैल 2022 को इमरान खान साहब की रुखसती भी नो कॉन्फिडेंस में इन्हीं के दौर में हुआ। फिर आप देखें कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारी टेंशन्स वो रही हैं। इंडिया के साथ जनरल बाजवा के दौर में जो बेहतर सूरत-ए-हाल हुई थी, मेरा ये ख्याल है कि जनरल नदीम अंजम के दौर में वो सूरत-ए-हाल उस तरह से आइडियल नहीं रही। एक छोटी सी बात यहाँ पे बताएं, बाद में फिर बाजवा साहब ने फ़ौज को पंजाब पुलिस बनाया या नहीं?
नहीं तो वो तो देखें, वो तो DGISI नदीम अंजम ही लग गए ना, DGISI नदीम अंजम लग गए। और जो फैज़ साहब हैं वो उधर चले गए, कोर कमांडर पेशावर चले गए, और फिर फैज़ साहब आर्मी चीफ नहीं बन सके, और फिर जनरल बाजवा जब गए अपना टेन्योर पूरा करके गए तो जनरल आसम आ गए, और आपको पता है कि अब जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो तो गिरफ्तार हैं, उनके ऊपर तो कार्रवाई हो रही है। अच्छा, तो ये एजाज़ ये बताएं कि जो नदीम अंजम साहब के साथ ISI में बाकी जो एक अहम ओहदे हैं जिसमें DGC हैं, जनरल फैसल नसीर, जिनसे मोहब्बत का इज़हार कई दफ़ा इमरान खान करते रहते हैं, अब क्या वो जो हैं वो भी अपने अहदे पे रह पाएंगे? इसी तरह सेक्टर कमांडर्स बड़े अहम होते हैं, क्या वो भी तब्दील होंगे? मेरे पहले तो ये है कि आसिम मलिक साहब को होना ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पहला सवाल आपका था, बात कहीं और से कहीं और चलेगी। क्विकली, जनरल आसिम मलिक कुछ 2-3 साल से एडजुटेंट जनरल के ओहदे पर तैनात थे। जनरल आसिम मलिक का इनका ताल्लुक जो है खुशाब से है, और जनरल आसिम मलिक PM में 80 लॉन्ग कोर्स से ताल्लुक़ रखते हैं। जो अहम तरीन बात है इनके बारे में, 2 अहम तरीन बातें हैं जो आप भूलेंगे नहीं। एक बात तो ये है, जनरल आसिम शायद ISI की तारीख में पहले PhD डॉक्टर ISI चीफ होंगे। इन्होंने US पाकिस्तान रिलेशंस के ऊपर NDU से PhD की हुई है। तो ये टेक्निकली ISI की जहाँ तक मैंने हिस्ट्री पढ़ी है उसमें कोई भी इतना तालीम याफ्ता DGISI नहीं आया। तो आई होप कि ये पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा एजेंसी को भी, और इसकी जो पॉजिटिव इनपुट आएगी फ़ौज की जो फैसला साजी है उसके ऊपर भी। अच्छा, और पाकिस्तान अमेरिका के ज़ाहिर ताल्लुकात को बड़ा जानते हैं। फिर इन्होंने इनके जो वालिद हैं जनरल GM, वो भी कोर कमांडर रावलपिंडी रहे हैं। वो जनरल ज़ियाउल हक के दौर में GOC रहे थे, मेजर जनरल उनकी आखिरी दिनों में प्रमोशन हुई थी, और फिर जनरल वहीद काकड़ और गालिबन जनरल जहांगीर करामत के दौर में, और शायद उससे पहले वो जनरल साहब जनरल जंजुआ जो है, आपको याद है ना जो जेलम वाले जनरल जंजुआ जिनकी डेथ हो गई, आसिफ नवाज जंजुआ, उनके दौर में ये कोर कमांडर भी रहे हैं। ये पिंडी के कोर कमांडर रहे हैं जनरल जहांगीर करामत और वहीद काकड़ के दौर में। ये बड़ी अहम ओहदों पर इनके वालिद रहे हैं। जनरल GM मलिक उनका नाम था, गुलाम मोहम्मद मलिक। अब बेटे हैं, तो बेटे के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये जो आसिम मलिक हैं ये तैनात होंगे 10 कोर में, और ये ख़ुद भी एक वक्त में कहा करते थे कि मैं जो रिटायरमेंट है ना मेरी, उससे 1 साल पहले मैं कमांड लूँगा। इनकी 2 दफ़ा पोस्टिंग आई, ये एडजुटेंट जनरल थे, 2 दफ़ा पोस्टिंग आई, और मेरी मालूमात के मुताबिक दोनों दफ़ा इन्होंने नहीं ली। अब एक और बात बड़ी अहम है इनके हवाले से कि टेक्निकली मेरी जहाँ तक मालूमात है उनके मुताबिक अगला साल इनकी रिटायरमेंट का साल है, यानी कि अगले साल के एंड पे इनकी रिटायरमेंट होनी है। तो इसका मतलब ये है कि या तो ये एक्सटेंशन लेंगे जिस तरह नदीम अंजम साहब की हुई है, और ट्रेडिशन मौजूद है, आपको पता है जनरल पाशा भी रिटायर हो रहे थे, उनको भी एक्सटेंशन दी गई थी, नदीम अंजम साहब को भी एक्सटेंशन दी गई थी, तो शायद इनको भी मोस्ट लाइकली ये है कि ये एक्सटेंशन मिलेगी। एजाज़ नए DGISI आ गए हैं, डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर भी करेंगे, साल भी एक ही है, शायद फिर एक्सटेंशन आप बता रहे हैं लेंगे। चैलेंजेस क्या हैं इनके सामने? आसिफ, मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, उसमें फ़ौज और इंटेलिजेंस एजेंसी पर्टिकुलरली ISI ये कोई इतनी पॉपुलर नहीं रहे, बल्कि मैं ये कहूँ कि अनपॉपुलर हैं तो ज़्यादा दुरुस्त बात होगी। 2 सूबे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आप अगर पब्लिक में निकल जाएं और जाके फ़ौज और ISI की आप जाके रिप्यूट पता करें, यानी कि मैं इमेज की बात कर रहा हूँ, यानी कि फ़ौज जो काम करती है, जो सरहदों पर हिफाजत करती है, उसके ऊपर लोग सलाम करते हैं और हम भी सलाम करते हैं। लेकिन लोग जो ज़्यादा एतराज़ इनके ऊपर कर रहे हैं वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर कर रहे हैं कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, मिसिंग पर्सनस, ह्यूमन राइट्स की ऊपर सवाल लोग उठाते हैं, ज़्यादा पर्टिकुलरली मिसिंग पर्सनस के हवाले से। तो मेरा ये ख्याल है कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है इनके लिए ये पॉलिटिकल जो टेम्परेचर बढ़ा है इसको नीचे लाना, और ज़्यादा से ज़्यादा ये करना, कोशिश करना कि जो पॉलिटिकल इनकी विजिबिलिटी है वो ख़त्म हो।
ये मेरे ख्याल में इनका चैलेंज नंबर 1 होगा। दूसरे नंबर पे मेरे ख्याल में इनका जो चैलेंज है वो है अफ़गानिस्तान और जो हिंदुस्तान के साथ जो नॉर्मलाइजेशन जो है उसको वापस रिवाइव करें। जनरल नदीम अंजम बहुत सारी वजूहात की बिना पर जनरल नदीम अंजम के दौर में, जो जनरल बाजवा के दौर में एक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो सरहद के ऊपर लड़ाइयाँ झगड़े ख़त्म हो गए थे, वो नदीम अंजम साहब के दौर में रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा इनके लिए आते साथ। जो ही ये आएंगे तो पाकिस्तान में सबसे बड़ी रीजनल की कॉन्फ्रेंस होगी और वो कॉन्फ्रेंस है SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तंजीम, और उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया की तरफ से कोई आएगा या नहीं आएगा, तो टाइम विल टेल। तो मेरे ख्याल में उसी वक्त आएगा जब ये बैक चैनल पे पॉजिटिव जेस्चर्स जाएंगे। इंडिया की तरफ से बहुत सारे एतराज़ात हो रहे हैं पाकिस्तान के हवाले के ऊपर, और ज़्यादा एतराज़ात वो जो कर रहे हैं वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो कि टेररिज्म के हवाले से कि जी कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, जो उनकी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। बाजवा साहब के दौर में ये इल्ज़ाम नहीं लग रहा था। तो दूसरी बात ये हो गई। मेरे ख्याल में जो तीसरा उनके लिए जो बड़ा चैलेंज है वो चीन और अमेरिका के दरमियान जो हमारा बैलेंस करना है, क्योंकि उसमें ISI एक बड़ा कलीदी किरदार अदा करती है। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ख़ुद ये अमेरिका से पढ़ के आए हुए हैं। इन्होंने अमेरिका के एक जो मिलिट्री का कॉलेज है बड़ा मशहूर, 11th गालबन उसका नाम है, वहाँ से ये पढ़े हुए हैं, पाक अमेरिका ताल्लुकात को जानते हैं। और जो इनके बॉस हैं यानी कि जनरल आसिम मुनीर, वो आपको पता है वो हांगकांग से वो पढ़ के आए हुए हैं। तो ये अमेरिका और चीन का एक जो बैलेंस है ना ये होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा CPAC के यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। फिर ज़ाहिर है 2 सूबों की हमने बात कर ली। ये जो आपने बात की, देखें हम तो इंडिया को अभी भी, मोदी साहब को भी हम अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने दे रहे हैं। बल्कि एक ट्रेडिशनली मुझे याद, हम गिलानी साहब के साथ गए थे चाइना, तो उस वक्त सरहदें फ़िज़ाई हदूद बंद थी, तो इंडिया ने हमें फैसिलिटेट किया था और वज़ीर आज़म गिलानी ने नेक तमन्नाओं का एक पैगाम भेजा था इंडियन लीडरशिप और अवाम के लिए। एक ट्रेडिशन होती है, लेकिन मोदी साहब ने ऐसा कोई पैगाम नहीं दिया। वो अभी तक हमें कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान को मज़ीद क्या करना पड़ेगा? अब ये DG साहब क्या इसमें इतनी जल्दी कोई चेंजेस ले आएंगे कि वो नहीं, आसिफ नहीं, मेरे ख्याल में इतनी जल्दी तो नहीं है। ये तो एक बड़ा एक लंबा प्रोसेस है। तो इसमें मेरे ख्याल में ये इसके ऊपर एक पूरा अलग सब्जेक्ट बनता है। तो मेरे ख्याल में हम चैलेंजेस की जो बात कर रहे थे, एक इंटरनल चैलेंज बात कर ली हमने, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। मेरे ख्याल में सबसे बड़े चैलेंजेस खैबर पख्तूनख्वा और सियासत के अंदर जो इस वक्त मुदाखलत की बात है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देखें इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट की एक अदलिया के साथ एक जो मामला चल रहे हैं या इन्हीं तरमीम की बात हो रही है, आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है बहुत बड़े इंटरनल चैलेंजेस बहुत बड़े हैं शायद। जितने बड़े एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं तकरीबन उतने ही बड़े इंटरनल चैलेंजेस भी हैं हमारे सामने। और मैं आखिरी बात करूंगा, ये बात चूँकि एक ऑब्जेक्टिव किस्म की बात है, ड्राई होगी, लेकिन साइबर सिक्योरिटी ये बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। इसके ऊपर इनको काम करना होगा। और मेरे ख्याल में जो साइबर सिक्योरिटी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इंटरनेट बंद कर दें, इसका मतलब ये नहीं है कि आप X बंद कर दें, ऑलरेडी बंद है। मेरा कहने का मतलब है कि आपके जो सिस्टम्स हैं वो साइबर के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, और साइबर अटैक्स जो हैं आपकी जो एनिमी एजेंसीज़ हैं वो करती हैं, तो उसको मेरे ख्याल में करना होगा। तो मेरे ख्याल में ये इंटरनल जो लॉ एंड ऑर्डर है और जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, वहाँ पर लोगों को नॉर्मलाइज करना, लोगों के साथ इंगेजमेंट करना, गो कि वो पॉलिटिकल काम है, लेकिन इनका भी बैकिंग उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एजाज़ हम चलें एक नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं नए DG के लिए। डॉक्टर भी हैं, अब हम तो नहीं आइंदा डॉक्टर ही कहेंगे, आप बता रहे हैं डॉक्टर हैं, अल्लाह करे उनकी डॉक्टरी कामयाब हो, मुल्क के लिए उसके अच्छे नताइज निकलें, कोई पाकिस्तान के अवाम के लिए उसके अच्छे नताइज निकलें, कौम और फ़ौज के लिए उसके अच्छे नताइज निकलें। तो एजाज़ एक अगली बात की तरफ आप चलते हैं, मेरा ख्याल है आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं मेरे ख्याल में चलते हैं। एजाज़, वो आपने बात बताई थी यार, वो बड़ी कोई महंगी पेंटिंग्स चोरी हुई हैं यार। हाँ जी। वो क्या वाक़या हुआ है ये? बिल्कुल, मंसूर राई साहब हैं, एक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, सदारती इनको एजाज़ भी मिला हुआ है।
ये आपको पता है कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स जो है उनके फाउंडर्स में से एक हैं। उनकी पिछले दिनों डेथ हुई है। उनकी जो अहलिया हैं हाजरा मंसूर, उन्होंने थाना शालीमार में एक मुकदमा दर्ज कराया, और मुकदमा किसके बारे में दर्ज कराया? अपने बेटे दानिश के बारे में मुकदमा दर्ज करवाया। और मुकदमा उन्होंने ये दर्ज करवाया कि जनवरी के महीने में उनके जो बेटे हैं, छोटे बेटे दानिश, उन्होंने इनके घर से कमोबेश 1 अरब रुपए की 70-80 जो कीमती पेंटिंग्स हैं वो चुरा ली हैं। इनका जो दानिश जो है वो मुकदमा तो दर्ज हुआ है, अभी पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया। इस्लामाबाद पुलिस, आपको पता है जिस तरह पुलिस होती है, एक तो मुकदमे के बावजूद अभी गिरफ़्तार नहीं हुआ, दूसरा दानिश जो है इनका अपनी बहन जो गालबन बड़ी बहन है इनकी सायमा, उनके साथ भी कोई प्रॉपर्टी के ऊपर तनाज़ा चल रहा है। और इन्होंने क्या किया कि जो अपने वालिद की वफ़ात पाई, उनको अपनी एक प्रॉपर्टी के लॉन में दफनाने की कोशिश की। फैमिली वालों को पता ही नहीं है, यानी कि डेड बॉडी ले गए और उधर दफनाने की कोशिश की। तो ये कहीं इनकी एक ही शादी थी या एक ही शादी अच्छा, है। तो ये सगी औलाद है ये और सगी वालिदा औलाद के साथ। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। और सगी माँ ने ये सगी माँ ने ये FIR दर्ज करवाई है, और जो बहन है वो माँ के साथ है। तो दानिश का कोई ज़ाहिर रब्ता नहीं है। हमारे पास एक नंबर था, हमने उनसे रब्ता किया कि उनका मौक़िफ़ भी आए, हमने रब्ता करने की कोशिश की, नहीं उनका मौक़िफ़ आया, लेकिन जो FIR दर्ज हुई है हमने उसकी बुनियाद पर ये बात की है। चलें, अल्लाह ताला इसमें बेहतरी करे और पुलिस जो भी इंसाफ पे है उस पर काम करे। तो एजाज़, एक और भी आप बात कर रहे थे शुरू में, आपने बताया कि हाँ जी आसिफ, जून के महीने में आपको याद हो, जून 2023 में यूनान में एक कश्ती डूब गई थी। जी कमोबेश 300 के करीब जो है पाकिस्तानी थे, जो हमारा परचम से निभू रहा था। बड़ी अंदोनाक खबर, बड़ी अंदोनाक खबर थी, बड़े ही अफसोसनाक। मैं आसिफ इस खबर के पीछे मैं गया था, यहाँ पे गुजरात भी गया था, और मैं एक 14 साला बच्चे के घर गया था जो अपने माँ बाप को एक सुहाने मुस्तकबिल के लिए उसने अपने माँ बाप से इजाज़त ली थी, और बाप ने अपना घर बेच के उस बच्चे के लिए पे किया था। और वो बच्चा बड़ा टैलेंटेड बच्चा था, यानी कि अपनी क्लास में फ़र्स्ट आता था, नाते पढ़ता था और बड़ा वोकल था अपने स्कूल का। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, बाप ने अपना घर बेचा। इस बच्चे का एक छोटा भाई था, वो माजूर था, तो घर बिक गया, बच्चा गया उधर, और बच्चा जाके उस कश्ती में जाके डूब गया, और घर भी गया, बच्चा भी गया, और बहुत बुरे हालात थे। तो वहाँ पर एक और आसिफ गुजर थे, मेरी उनके FIA के दफ्तर में मुलाकात हुई थी। वो कहते थे मेरा बेटा ज़िंदा है, मुझे फ़ोन आता है, और वो मुझे अक्सर फ़ोन करते हैं, 1 साल हो गया अक्सर फ़ोन करते हैं जी। तो अभी मुझे आसिफ साहब ने मुझे फ़ोन किया कि भी हम एहतजाज कर रहे हैं यूनान एम्बेसी के सामने। तो मैं वहाँ पर यूनान एम्बेसी गया तो तकरीबन 200-250 बंदा वहाँ पर मौजूद था, फैमिलीज़ थी, ज़िला गुजरात से, मंडी बहाउद्दीन से, सियालकोट से, इधर से आए हुए थे। और जो बातें उन लोगों ने की हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ 15 लाशें आई हैं, DNA हम सब के ले लिए, हमें हमारे बच्चों की लाशें भी नहीं मिली। कोई कह रहा है कि जो हमें फ़ोन आ रहे हैं, हमारे बच्चे ज़िंदा हैं। तो मेरे ख्याल में आसिफ, मैं और आप इसके ऊपर क्या फर्दर बात करें, ये फुटेजेस देख रहे लोग किस तरह बेताब हैं। अब माएँ बहनें बाप जो हैं वो अपने बच्चों की तस्वीरें लेके खड़े हैं। तो मेरे ख्याल में क्या कहें, बड़ी मेरे ख्याल में FIA को, हुकूमत पाकिस्तान को, और ग्रीस जो यूनान की हुकूमत है उनको तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि यूनान की हुकूमत के ऊपर एक इल्ज़ाम है मैं कहूँगा कि उन्होंने उस बोट को अपने साहिल पे नहीं आने दिया, फायर किया और पीछे गई बोट और वो डूब गई। तो हम दिखा ही सकते जी। एजाज़, इसमें हुकूमत पाकिस्तान की भी बुनियादी ज़िम्मेदारी है। मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्हें इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और पहले हुकूमत ने वादे भी किए थे कि एक एक बंदा आएगा, या जो भी हैं उनकी सारी, कम अज़ कम उनके लवाकिन को इतना तो बता दिया जाए कि क्या उनके बच्चे अब वापस आएंगे और नहीं। और अगर पेरेंट्स कहते हैं कि फ़ोन आया तो कम अज़ कम उन नंबर से रब्ता किया जाए, चेक किया जाए कहाँ पे हैं ये, हुकूमत को इंगेज किया जाए वहाँ की। ये हमारी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। ज़ाहिर है इंडिविजुअल्स तो इतनी कैपेसिटी नहीं रखते। तो मेरा ख्याल है कि अगर अरबाब इख्तियार जो हमें सुनते हैं वो ज़रूर इसको एक इंसानी हमदर्दी, ज़ाहिर है जो डंकी लगाने गए थे, कोई
इतने वेल ऑफ लोग तो नहीं थे, गुर्बत के हाथों तंग होकर लोग जाते हैं अपना वतन छोड़ के। तो मेरा ख्याल है कि इसको अथॉरिटीज़ को देखना चाहिए। आई बिलीव। तो नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपने कोई मालूमात देनी है तो talkshok@talkshok777@gmail.com पे दीजिए। अल्लाह हाफिज़।